हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज है 6 नवंबर और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर दिन सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो आज 6 नवंबर की करंट अफेयर लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं 6 नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न। पहले प्रश्न से पहले भी मैं बात करता हूं आप सभी से कि जैसा कि मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि करंट अफेयर्स की जो हमारी बुक है, पिछले 2 महीने का पूरा मैटर, हर दिन का डे टू डे का मैटर मिलेगा इस किताब में। मार्केट में आ चुकी है। इसमें हर दिन के हिसाब से एक टॉप करंट अफेयर को भी शामिल किया गया है। उसके बाद में बहुत सी कुछ ऐसी विशेष जानकारियां हैं जो इस पिछले 2 महीने में हुई है। उसके साथ साथ सारे पुरस्कार, खेल परिदृश्य, जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, सूचकांक, ब्रांड एम्बेसडर, आगामी खेल प्रतियोगिताएं, सैन्य अभ्यास, पूरा का पूरा मैटर इस बुक में है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और परचेज लिंक है, वहां से देख लीजिएगा, आप लोग ले लीजिएगा। या मैं इसका पीडीएफ जो है वो भी शेयर कर देता हूं। मैंने वैसे भी अपने टेलीग्राम चैनल पर आज शेयर कर दिया है और टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही ज्ञानकोश नाम से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 6 नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बात करते हैं कि एकलव्य पुरस्कार से अब की बार 2020 में भारतीय क्रिकेटर के.एल. राहुल को सम्मानित किया गया है। के.एल. राहुल को अब एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसा भी सुनने में आया है कि मयंक अग्रवाल को भी ये दिया गया है और के.एल. राहुल तो आप लोगों के सामने मैंने लिख ही दिया है। उसके साथ साथ देखिएगा, बहुत बार हम जब भी के.एल. राहुल का नाम लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि एक इस तरह से पढ़ते हैं के.एल. राहुल, के.एल. राहुल, लेकिन उसकी फुल फॉर्म क्या है? के.एल. राहुल की फुल फॉर्म है कनूर लोकेश राहुल, ये उनका पूरा नाम है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये एकलव्य पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार 2020 तो दिया गया है। अब एकलव्य पुरस्कार को कौन देता है, कौन सी संस्था देती है या कौन सी सरकार देती है? तो एकलव्य पुरस्कार को देती है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार 1993 से 1993 से प्रति वर्ष दिया जाने लगा था। ठीक है। तो एकलव्य पुरस्कार भारतीय क्रिकेटर के.एल. राहुल के साथ साथ भारत की महिला बल्लेबाज ऑलराउंडर वेदा कृष्णमूर्ति को भी दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि जब ये कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है, 1993 में शुरू किया गया था, तो पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला पुरस्कार दिया गया था 1993 में अमित रॉय चौधरी, जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खिलाड़ी अमित रॉय चौधरी को दिया गया था। और ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेटर को मिले, हॉकी वाले को मिले, या ये किसी भी खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो ये थी इस पहले प्रश्न से जानकारी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ बने हैं। तो कौन बने हैं? अब ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं ए.के. गुप्ता। ए.के. गुप्ता को अब एमडी और सीईओ बनाया गया। अब ए.के. गुप्ता, जैसे हमने पढ़ा ना, के.एल. राहुल, कनूर लोकेश राहुल, ऐसे ही ए.के. गुप्ता का पूरा नाम है आलोक कुमार गुप्ता। तो ये जानकारी थी यहां से। अब उसके बाद देखिएगा, इससे पहले ए.के. गुप्ता कौन से पद पर थे? तो इससे पहले जो आलोक कुमार गुप्ता थे, वे ओएनजीसी में ही, इसी कंपनी में ही निदेशक यानी कि डायरेक्टर परिचालन पद पर थे। और बात करते हैं, क्योंकि वो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के बने हैं, तो हम बात कर लेते हैं ओएनजीसी। क्योंकि एग्जाम में, जब भी एग्जाम आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो आपके सामने बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। तो फुल फॉर्म की बात करते हैं, ओएनजीसी। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म हुई।
अब अगला प्रश्न यहां से बनेगा कि ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी कहां पर? वसंत कुंज नई दिल्ली में ओएनजीसी का मुख्यालय है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों के सामने अब रखी है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नौसैन्य अभ्यास करट 2020 का आयोजन किया गया। 2020 का नौसैन्य अभ्यास। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि अब कोरोना वायरस जो 2019 में आया था, दिसंबर 2019 में आया था, उसके बाद से जो नौसैन्य अभ्यास थे ये लगभग समाप्त कर दिए गए थे। नौसैन्य अभ्यास या किसी भी प्रकार का थल सेना या वायुसेना अभ्यास नहीं आयोजित किया जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू कर चुके हैं। मैं जैसे ही कोई भी अभ्यास होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। इसी सिलसिले में अब एक नौसैन्य अभ्यास है जो किस किस देश के बीच में हो रहा है। तो ये बात करते हैं कि ये बांग्लादेश और अमेरिका, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश और अमेरिका, इन दोनों के बीच में अब नौसैन्य अभ्यास कैरेट 2020 का आयोजन हो रहा है। बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि आपसी संबंध को बढ़ाना। दोनों देश हैं, दोनों देशों के आपसी संबंधों को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच में जो समुद्री जागरूकता है, दोनों देशों के संबंध बढ़ाए और समुद्री जागरूकता को बढ़ाना ही इस नौसैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए यहां पर हमने पढ़ा कैरेट 2020, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? CARAT। कैरेट का की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ये इसकी फुल फॉर्म है, इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में मैंने लिख दी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो कैरेट नौसेना अभ्यास है 2020 का, ये कौन सा संस्करण है? इससे पहले 25 संस्करण आयोजित हो चुके हैं, और अगर 25 संस्करण आयोजित हो चुके हैं तो ये कौन सा नंबर हुआ? ये नंबर हुआ 26, यानी कि 26वां संस्करण है ये इस वर्ष का 2020। और ये 5 दिवसीय 5, 6, 7, 8, 9 5 से 9 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। समझ में आई बात? ये नौसैन्य अभ्यास है, दोनों देशों के आपसी संबंध मधुर होंगे, दोनों देशों के बीच में समुद्री तालमेल बढ़ेगा, दोनों देशों की नौसेना है वो आपस में एक दूसरे के साथ में तालमेल स्थापित कर पाएंगे। तो ये था इस प्रश्न से जानकारी। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं। आइवरी कोस्ट खर्चा नहीं है, आइवरी कोस्ट जो है वो एक देश का नाम है, इसके अब राष्ट्रपति बने हैं। तो आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं अलसेना ओटारा। अलसेना ओटारा, क्योंकि मैं बहुत बार बताता हूं बीच बीच में भी कि जो विदेशी स्पेलिंग्स है वो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, इसलिए उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। अलसेना ओटारा जो है वे अब आइवरी कोस्ट के नए राष्ट्रपति बने, लेकिन नए नहीं बने हैं क्योंकि ये उनका तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले भी वे 2 बार आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये इस वर्ष 2020 में तो उनका तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले भी 2010 में भी वही राष्ट्रपति बने, 2015 में भी वही राष्ट्रपति बने, और अब तीसरी बार 2020 में भी वो राष्ट्रपति बने हैं। अर्थात 2 कार्यकाल पूरे करके तीसरे कार्यकाल में भी अलसेना ओटारा जो है वे आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं। अब बात करते हैं कि नवंबर 2090 लिख दिया है गलती से, नवंबर 1000 यहां पर आना चाहिए था आपका 1990, 2090 मिसप्रिंट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक, यानी कि 3 वर्षों तक, 1990 से 1993 तक वे प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और आइवरी कोस्ट के अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं तो आइवरी कोस्ट की अगर हम राजधानी की बात करें तो आइवरी कोस्ट की राजधानी है यमसौक्रो। यमसौक्रो जो है वो वहां की राजधानी है। बात करें मुद्रा की तो पश्चिमी अफ्रीका CFA फ्रैंक,
वहां की मुद्रा है। तो पूरी जानकारी आप लोगों के सामने है, बस ये छोटी सी मिसप्रिंट थी। 2090 की बजाय आप लोग 1990 इसको पढ़िएगा। अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो पिनाका रॉकेट जो हमारे पास पहले से ही था, हिंदुस्तान में पहले से ही था, अब इसके भी नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बात करते हैं कि कहां से किया गया, क्योंकि सबसे पहले तो प्रश्न यहीं से बनता है। तो बात करें अगर हम कि कहां से किया गया है, तो ओडिशा तट की चांदीपुर परीक्षण रेंज से। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी परीक्षण होता है भारत में तो वो ओडिशा तट से ही होता है। चांदीपुर जो परीक्षण रेंज है यहीं से ही परीक्षण होता है। उसके बाद बात करते हैं कि किसने किया। बार बार आंख बंद करके एक ही चीज याद रखो, परीक्षण जब भी होगा किसी भी मिसाइल का, किसी भी बम का, किसी भी परमाणु बम का, किसी भी चीज का परीक्षण जो होगा वो डीआरडीओ के द्वारा ही किया जाता है। डीआरडीओ की हिंदी में फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। अब देखिए ये जो नया संस्करण है इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता है 45 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर, 45 to 60 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, मारक रेंज है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये देखो, अब यहां पर प्रश्न में लिखा है कि उन्नत संस्करण, अब कौन से मिसाइल का उन्नत संस्करण है ये, तो या कौन से रॉकेट का उन्नत संस्करण है, तो ये मौजूदा जो पिनाका MK1 है, MK1 पिनाका है, उसी का ही उन्नत संस्करण पिनाका रॉकेट प्रणाली है। ठीक है, अब जो पिछला था इसकी तो हमने पढ़ ली मारक क्षमता 45 से 60 किलोमीटर, लेकिन जो इससे पहले था उसकी मारक क्षमता कितनी है, तो उसकी मारक क्षमता है 40 किलोमीटर। तो अब उन्नत है तो देखो 20 किलोमीटर तक का अंतर पड़ा है कि नहीं। अब देखिए ये डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। हिंदी में मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसके फुल फॉर्म, अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हुई। आसान सी बात। दूसरी बात देखिएगा, स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में या हमेशा से इसका मुख्यालय जो रहा है वो रहा है डीआरडीओ भवन नई दिल्ली, हमारे देश की राजधानी डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और चेयरमैन की अगर हम बात करें, अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है वे अब डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है या अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे कि सतीश प्रसाद सिंह का निधन। सतीश प्रसाद सिंह कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह जो थे या एसपी सिंह जो थे वे बिहार के सबसे कम सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखिएगा कि वो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन से 5 दिन, मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। वो 5 दिन भी मैं आपको बताता हूं, 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 1968 तक वे बिहार के 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और छठे मुख्यमंत्री बने थे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर जो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे वो बिहार के बने थे, ना कि भारत के। ठीक है, बिहार के, और वो जब बने थे 1968 में वो छठे मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1967 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट से विधानसभा के सदस्य चुने गए। और बात करें 1980 में तो वो बिहार के खगड़िया क्षेत्र से सांसद बने थे। उसके बाद में जब बीजेपी की लहर आई तो वो बीजेपी में भी शामिल हुए, लेकिन 2013 में उन्होंने, जब बीजेपी वास्तव में 2014 में सरकार में आ गई थी, उससे 1 साल पहले 2013 में वो बीजेपी छोड़ करके चले गए थे। तो ये पूरी जानकारियां थी जो इस प्रश्न से हमने पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच बने हैं। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच बने हैं न्यूजीलैंड के ल्यूक रोंची। ल्यूक रोंची जो हैं वे अब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच, मुख्य बल्लेबाजी कोच बने हैं। वे
ल्यूक रॉन्ची पूर्व विकेट कीपर रह चुके हैं, विकेट कीपर के साथ साथ बल्लेबाज थे, क्योंकि विकेट कीपर जो होता है वो बल्लेबाज ही होता है, गेंदबाज तो होता नहीं। उसके बाद बात करते हैं उन्होंने स्थान किनका लिया, तो उन्होंने पीटर फुलटन का स्थान लिया है। पीटर फुलटन के स्थान पर अब ल्यूक रॉन्ची जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बने हैं। एक बात और बताऊं कि जो पीटर फुलटन थे वे जुलाई 2020 में ही उन्होंने इस पद से ये पद रिक्त हो गया था, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जुलाई के बाद में कोई भी आयोजन भी नहीं हो रहा, क्रिकेट क्लब भी नहीं शुरू हो रहा, क्रिकेट मैचेस भी बंद है। अब दोबारा शुरू हो गए आईपीएल भी और इंटरनेशनल मैच भी। मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं कि ल्यूक रॉन्ची जो थे, बता चुका हूं कि पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे। उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले, 85 वनडे मैच और 33 टी20 मैचों में उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया है। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनको हमने पूरी तरह से विश्लेषण किया है, जिनका हमने पूरी तरह से पढ़ा है। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आती है। ये जो मैं आप लोगों के सामने करंट अफेयर की सीरीज लेके आया हूं इस प्रकार से पढ़ाने की, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रही होगी। और अगर पसंद आई है तो भाई कमेंट कर दिया करो, ताकि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं कल आप सभी के सामने फिर से पेश होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।